वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के लास्ट पार्ट यानी सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टेप वाइज देखेंगे कि पहले सॉल्ट्स हैं क्या और उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके केमिकल रिएक्टिविटी और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स और इनके यूजेस। तो पहले तो एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है सॉल्ट्स का, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का। पहले इसकी डेफिनेशन है कि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। सो व्हेन एसिड्स और बेसिस रिएक्ट्स, चाहे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे का इफेक्ट नल एंड वॉइड कर देंगे एसिड और बेसिस रिएक्ट करके। जैसे कि यहाँ मैंने एक सिंपल सा एसिड और बेस का रिएक्शन दिखाया है जिसमें एक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो एसिड या बेस या जो दोनों का कॉमन इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिमिनिश हो जाती है और बेस है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिमिनिश हो जाएगी। और वो डिमिनिश कैसे होगी, ख़त्म कैसे होगी? एसिड से अगर उसका प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन अलहदा हो जाए तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ ख़त्म होगी, क्योंकि एसिड हमें पता है कि वो स्पीशी है जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत रखती है या किसी दूसरी स्पीशी को डोनेट करने की सलाहियत रखती है। तो अगर उसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। तो फिर क्या आपके पास आएगा? एक सॉल्ट, और साथ क्या आएगी? वाटर। इसी तरह बेस के केस में यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हाइड्रोक्सिल आयन इज़ द की विच डिटर्मिन्स द बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का जो फैक्टर है वो हाइड्रोक्सिल आयन है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के केस में हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट नहीं है, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। और सोडियम क्लोराइड में हमारे पास ये एक सॉल्ट है जिसमें एक केटाइन मौजूद है यानी पॉजिटिव आयन और एक एनाइन मौजूद है नेगेटिव आयन। तो अगली बात भी यही है हमारी कि जो सॉल्ट्स है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक केटाइनिक पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट होगा, और याद रखिएगा कि वो केटाइनिक पार्ट अदर देन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और हाइड्रोजन का रोल जो है यहाँ पे एसिड के कॉन्टेक्स्ट में रिमूव होना ज़रूरी है। और जो एनाइनिक पार्ट होगा वो जो है नेगेटिव पार्ट, वो हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा कोई स्पीशी यानी नॉन मेटल जो है वो मौजूद होगी, जैसे कि इस केस में ग्रुप 17 की हैलोजन है। तो तीसरी बात यह है कि केटाइनिक, वो अभी बता दी है, दोबारा पढ़ देता हूँ कि केटाइनिक पार्ट इज़ अदर देन हाइड्रोजन एंड एनाइनिक पार्ट इज़ अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सॉल्ट का एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स, जनरली जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स तो फॉर्म होती हैं क्योंकि ये आयनिक स्पीशीज़ हैं, वाटर भी आयनिक इन नेचर है। तो बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से वाटर में सॉल्ट्स डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस मौजूद हैं, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी होती हैं, कम हैं लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। और उसकी वजह उस स्पेसिफिक स्पीशी के केमिकल कंपोजिशन और जो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है और बॉन्ड लेंथ है और सिमेट्री और ओरिएंटेशन है, ये वाले फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं ये वाले फैक्टर्स जो है वो उनमें वेरिएशंस की वजह से इन चीज़ों में, यानी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सिमेट्री, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें में कुछ ऐसी वेरिएशंस होती हैं जिसकी वजह से बाज़ सॉल्ट्स इनसॉल्युबल रह जाती हैं। बहरहाल मैंने कुछ लिखा है कि नाइट्रेट्स जो हैं ये तकरीबन सारी की सारी वाटर सॉल्युबल हैं, और ये कोई एक्सेप्शन हो, ये मिसाल मैंने एक लिखी है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यानी कि ये जो NO3 ग्रुप है नाइट्रेट आयन,
और इसके पीछे कोई भी मेटालिक यानी पॉजिटिव पार्ट हो तो सॉल्ट बन जाएगी। और ये वाली नाइट्रेट्स वाले हिस्से पे मुश्तमिल सॉल्ट्स जो हैं जिनमें नाइट्रेट एनायनिक पार्ट है वो एज अ जनरल रूल जो है वो तकरीबन सारी ही पानी में सॉल्युबल हैं। क्लोराइड्स जो हैं ये भी जनरली सॉल्युबल हैं, एक्सेप्शंस हैं जैसे लेड क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड है। सल्फेट्स है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर लेड की बात देखें दोबारा आ गई है, तो ये जो लेड है इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा सेपरेटली ये डिटरमिन करने के लिए कि क्यों लेड के सल्फेट्स या लेड के जो क्लोराइड्स हैं ये आयनिक इन नेचर होने के बावजूद पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इसी तरह Ba2SO4 बेरियम सल्फेट है और कैल्शियम सल्फेट है, ये एक्सेप्शंस हैं जो डिज़ोल्व ईज़िली नहीं होंगी, ये वाटर इनसॉल्युबल रहेंगी। इसके अलावा कार्बोनेट्स को अगर देखें तो बहुत सारे कार्बोनेट्स पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, कुछ होते हैं और उन कुछ में से मैंने कुछ के नाम लिखे हैं। ये पोटाशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है और ये अमोनियम कार्बोनेट है, ये पानी में हल हो जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये याद रखिएगा कि एज अ रूल बात करें अगर फ्रेम में तो सॉल्ट्स पानी में डिज़ोल्व होती हैं क्योंकि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, और पानी भी पोलर है, गो कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन पोलैरिटी मौजूद है। और हमारी सॉल्ट्स भी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल हैं, एक कैटायनिक पार्ट जो कि मेटालिक पार्ट है और एक नॉन मेटालिक पार्ट जो कि एनायनिक पार्ट है पे मुश्तमिल होती हैं। तो एज अ रूल बात करेंगे तो सॉल्ट्स डिज़ोल्व होंगी, लेकिन एक्सेप्शंस हैं जिनमें से कुछ का मैंने ज़िक्र किया है और मैंने आपको फ्रेमवर्क में बात समझा दी है कि एक्सेप्शंस जो हैं वो भी पोलर हैं लेकिन उनमें बॉन्ड्स की सिमेट्री, एंगल्स, ओरिएंटेशंस वगैरह कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉल्ट्स उनमें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। फ्रेंड्स अब हम मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट्स की तरफ चलते हैं। सॉल्ट्स जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा उसमें सॉल्ट्स फॉर्म होंगी, चाहे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दें या एसिड या बेस किसी मेटल या मेटलॉइड के साथ रिएक्शन करके तो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ, अपनी एसिडिक फैक्टर और बेसिक स्ट्रेंथर को डिमिनिश करवा लें तो सॉल्ट फॉर्म होगी इन द मीन टाइम। लेकिन एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ रेडिली रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की वजह से, इसलिए इजीली सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके, जबकि बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ रेडिली रिएक्शन नहीं देते। इसलिए बेसिस से मेटल्स या मेटलॉइड से रिएक्शन करवा के सॉल्ट्स फॉर्म करना आसान नहीं है। लेकिन ये पहला जो तरीका है ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें तो एक एसिड इन्वॉल्व होगा, एक बेस इन्वॉल्व होगी और यहाँ पे एसिड का हाइड्रोजन रिमूव होकर रिप्लेस हो गया मेटालिक पार्ट से, पोटाशियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। इसी तरह से यहाँ पे HNO3 है और HNO3 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगी CaNO3 ट्वाइस एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सेकंड जो तरीका है सॉल्ट्स को फॉर्म करने का वो एसिड्स का मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन है। So now in this case an acid, for example nitric acid, we will be dealing with stronger acids relatively और वीकर एसिड से रिएक्शन क्योंकि इतना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता और रेडिली सॉल्ट फॉर्म नहीं होती, तो इसलिए हम जो है ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस में डील करते हैं जब हम रिएक्टिविटी स्टडी करते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो एक मेटल का पार्ट लगाएं, कॉपर लगा दिया, हैवी मेटल है, ऑक्साइड लगा दिया, CuO ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास आएगी कॉपर नाइट्रेट,
कॉपर नाइट्रेट और साथ आपको पानी मिलेगा। तो अगेन आपने जब एसिड का रिएक्शन बेस से कराया तो आपको सॉल्ट और वाटर मिल गया। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड ले लें और कोई और हम सोडियम Na2O सोडियम का ऑक्साइड ले लें, ये भी मेटल ऑक्साइड है। और यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट आएगी Na2SO4 और साथ हमें पानी मिलेगा। तो आप चाहें मेटल ऑक्साइड्स चाहे ग्रुप 1 और 2 की हों, चाहे ग्रुप 3 to 12 हों, जब भी ऑक्साइड्स मेटल का स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉक्सिमिटी में लाया जाएगा रिएक्शन करवाने के लिए, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सॉल्ट और वाटर हैं। तो ये मैंने 3 प्योर मेटल्स लिखी हैं, जिंक है, कॉपर है, सोडियम है। इनको 3 मुख्तलिफ एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो इस प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर लेगी और ZnCl2 मिलेगा आपको, यानी सॉल्ट और साथ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से कॉपर जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे कॉपर मेटल को तो आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे +2 की बात कर रहे हैं, जिंक की भी +2, और साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसी तरह से ग्रुप 1 की मेटल सोडियम है तो ये सोडियम सल्फेट बना देगी Na2SO4, साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जब भी आप एसिड और मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस ये इंडिकेशन हमें दे देती है कि ये कोई मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ है। तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन गैस का निकलना एक नेसेसिटी है तो ये हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो चौथा तरीका है वो एसिड्स का अगेन है, मेटल ज़रूर है और कार्बोनेट है साथ, यानी एसिड इज़ नाइट्रिक एसिड इन दिस केस, मेटालिक पार्ट इज़ सोडियम एंड कार्बोनेट इज़ CO3, सो दिस इज़ Na2CO3। सो किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसके साथ आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो आप जब इस रिएक्शन को देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट reacting with nitric acid, so you get a salt which is sodium nitrate, you get carbon dioxide gas and you get water. डियर स्टूडेंट्स, पांचवा तरीका एसिड्स का मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन है, इसको सेपरेट कैटेगरी में डाल दिया है। अगेन एसिड होगा और साथ मेटालिक पार्ट जैसे कि सोडियम है और सल्फाइड जो है वो SO3 है, SO4 से एक ऑक्सीजन कम, तो ये आपको मिलेगी Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो आपको यहाँ पे अगेन सॉल्ट मिलेगी NaNO3 नेचर की, साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आपको मिलेगी और इसके साथ आपको वाटर भी मिलेगा। तो याद रखिएगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज व्हेन मेटल सल्फाइड इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक इनसॉल्युबल, ये जो तरीके भी आपको 5 बताए हैं ये वैसे सॉल्युबल सॉल्ट्स के और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स दोनों बन सकती हैं इन तरीक़ों से, लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को स्पेसिफिकली अगर बनाना हो तो फिर उसका एक तरीका है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को अगर आपने स्पेसिफिकली फॉर्म करना है तो उसका तरीका जो है प्रेसिपिटेशन है। बेसिकली प्रेसिपिटेशन कैसे होगी, दो आप सॉल्ट्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे और वो दो नई सॉल्ट्स देंगी, एक उनमें से सॉल्युबल होगी और एक उनमें से इनसॉल्युबल होगी। जो इनसॉल्युबल होगी वो बैठ जाएगी,
सॉल्यूशन में और आप उसको प्रेसिपिटेट कर लेंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 का रिएक्शन करवाएं अगर सोडियम सल्फेट से, तो ये देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। Ba2SO4 आपको मिलेगी और साथ NaCl मिलेगी। तो यहाँ जो Ba2SO4 है ये इनसॉल्युबल है और सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल सेटल डाउन हो जाएगी और जो सॉल्युबल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आप कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना सकते हैं। दो सॉल्ट्स को मिलाकर एक जो है वो अपना केटाइन डोनेट करेगा नई सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, दूसरा अपना एनाइन डोनेट करेगा नई सॉल्ट फॉर्म करने के लिए। अभी बेरियम का केटाइन गया, सल्फेट का एनाइन आया। दूसरे केस में भी ऐसे ही हुआ, सोडियम का केटाइन और क्लोरीन का एनाइन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई और इस तरीके से आपको दो सॉल्ट्स मिलती हैं जिसमें से अमूमन एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल होती है और इनसॉल्युबल जो रह जाती है उसको फिर हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। पहले नॉर्मल सॉल्ट्स की बात करते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स वो सॉल्ट है जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड या बेस के रिज़ल्ट में बनेगी। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास कोई भी फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिसको मज़ीद डिस्प्लेस किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम को रिएक्ट करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सोडियम मेटल को, तो यहाँ आपको NaCl मिल जाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है एसिड की। जो एक ही H था वो रिमूव हो गया है, वो NaCl में प्रेजेंट नहीं है। NaCl only contains a cation and an anion without a hydrogen atom. So this salt is called a normal salt. Dear students, ये देखें दूसरी एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने रिएक्शन करवाया है कार्बोनिक एसिड के साथ। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये वीक एसिड है तो ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं मिला, बाइकार्बोनेट मिला। एक H को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे अलहदा नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है कि ये एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता बाज़ केसेस में। उस केस में जो आपको सॉल्ट मिलती है यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये सॉल्ट जो है इसको आप नॉर्मल सॉल्ट नहीं कहेंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड नहीं हो पाई क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है। तो जब भी इन दोनों में से एक या दोनों वीक हों तो रेडिली तो कंप्लीट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता सॉल्ट में, वो साथ रह जाती है। उस केस में वो नॉर्मल सॉल्ट फिर नहीं कहलाएगी। एसिडिक सॉल्ट दूसरी टाइप है, मैंने भी आपको पहले भी समझा दी बात कि बाज़ केसेस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाती और उसकी वजह ये होता है कि एसिड या बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको समझाया था। अब इसके साथ अगर हम किसी एसिड को लें, मिसाल के तौर पर H जिसके हाइड्रोजन ज़्यादा हों, H2SO4, तो यहाँ पे अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव ना कर पाए तो जो आपके पास सॉल्ट आएगी वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगी। सोडियम बाइसल्फेट कहेंगे इसको, NaHSO4, साथ आपको वाटर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली सॉल्ट जो है ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें H रह गया है और ये नॉर्मल सॉल्ट अब नहीं है, ये एसिडिक सॉल्ट है। तो ये है कि अगर किसी वजह से, अमूमन ये होता है कि एसिड या बेस में से एक वीक होता है तो तब जो है ये हाइड्रोजन रह जाती है। ये मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
लेकिन अगर किसी एक्सेप्शन की वजह से नहीं टूट पाया, कोई और रीज़न आ गई, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर ने इंट्रूड कर दिया और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाई, रिएक्शन को हमने जल्दी रोक दिया, तब भी ये मुमकिन है कि आपको एसिडिक सॉल्ट मिल जाए। तो हम बाज़ दफ़ा अपने काम के लिए, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट हासिल करने के लिए इस तरह रिएक्शन को जल्दी भी रोक देते हैं ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हो पाए। बहरहाल जब ये ना हो पाए तो फिर वो हाइड्रोजन रह जाए तो वो एसिडिक सॉल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह एसिडिक सॉल्ट के साथ बेसिक सॉल्ट भी है। एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन जो एसिडिक फैक्टर है वो रह जाता है सॉल्ट में एम्बेडेड, और बेसिक सॉल्ट में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन बेस की होती है, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बेस की नहीं होती। मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया है तो ये CuOHCl टाइप का एक इंटरमीडिएट सा बन गया, और इसके कई नाम रखे जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये असल सॉल्ट कॉपर क्लोराइड है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो भी सिस्टम का हिस्सा है इस सॉल्ट का, जिसकी वजह से ये सॉल्ट तो कहलाएगी लेकिन इसमें बेसिक कैरेक्टर भी है, और जब बेसिक कैरेक्टर है तो फिर ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं कहला सकती। मिक्स सॉल्ट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये वो सॉल्ट्स होती हैं जिनमें मोर देन वन केटाइन या एनाइन होता है। कंटेन्स मोर देन वन केटाइन और एन एनाइन। केटाइंस एंड एनाइंस मस्ट बी अदर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगी, और हाइड्रोक्साइड आयन होगा अगर तो वो बेसिक बन जाएगी। लेकिन इनके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा केटाइन या एनाइन आ जाए मोर देन वन, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट जो है वो एक एनाइन और एक केटाइन पर मुश्तमिल होती है, तो अगर इसका नंबर वेरी कर जाए, मोर हो जाए, तो फिर आप उसको मिक्स्ड सॉल्ट कहेंगे। ये ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन पे मुश्तमिल होता है। कैल्शियम इज़ अ मेटल, इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल, इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। Chlorine is a non-metal, it also carries a negative charge. We have two anions, we have one cation. This is called bleaching powder, which is used to wash clothes. डबल सॉल्ट्स की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, इनको सॉल्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। ये तब फॉर्म होती हैं जब नॉर्मल सॉल्ट्स मिक्स होती हैं इक्वोमोलर प्रोपोजिशन में, इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस में, और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म कर देती हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जब फॉर्म कर देती हैं उसके बाद फिर हम जो है क्रिस्टलाइज करते हैं उसको। तो एक पोटाश एलम अगर आप देखें आपको समझ आ जाएगी, ये पोटाशियम सल्फ़ेट है, एलुमिनियम सल्फ़ेट है, और 24 पानी के मॉलिक्यूल हैं। फिर मोहर सॉल्ट है, इसमें आयरन सल्फ़ेट है, अमोनियम सल्फ़ेट, NH4 और 6 वाटर्स हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स मिलती हैं, सिंपल नॉर्मल सॉल्ट्स, और इक्वो मोलर प्रोपोजिशंस में मिलेंगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करेंगी, और फिर हम जो है उनको क्रिस्टल आउट कर लेंगे। अगर हम यूजेस की बात करें डियर स्टूडेंट सॉल्ट्स के, तो मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं। जैसे वॉशिंग सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट और 10 पानी के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस इसको कहेंगे। तो ये वॉशिंग सोडा हम अपने कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट या पाउडर या सॉल्यूशन। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, इसमें कैल्शियम और 2 एनाइंस हैं, मिक्स सॉल्ट है, ये यूज़ करते हैं। फिर बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ ये एक एसिडिक सॉल्ट है। तो हम अपने केक्स और बेकरी के आइटम्स को फ्लफ़ी करने के लिए, फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है। इसके अलावा भी सॉल्ट्स के रोज़मर्रा नमक को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पिंक सॉल्ट एक ख़ास किस्म का सॉल्ट है जो एस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब उसको इनहेल करें तो। और सॉल्ट्स जो हैं वो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस और भी हैं, लेकिन मैंने ये कुछ चीदा आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपका शुक्रिया।